पिछले एपिसोड में हमने उस भारत की धड़कन सुनी थी। एक ऐसा भारत जो विदेशी शासन के नीचे दबा तो था, पर उसके भीतर कहीं गहराई में एक नई चेतना जाग उठी थी। 1905 का स्वदेशी आंदोलन, बंगाल का विभाजन, क्रांतिकारी विचारधारा का उभार और कांग्रेस की सीमित राजनीति। इन सारे तूफानों के बीच भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसे सिर्फ संघर्ष नहीं, दिशा चाहिए थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वह तो बस शुरू हुई थी। जब राष्ट्र पुराने ढांचों से थक चुका था, जब आंदोलन की लहरें क्षणिक ऊर्जा दे रही थीं पर समाज स्थिर नहीं हो रहा था, ठीक उसी समय एक छोटा सा बालक नागपुर की गलियों में पल बढ़ रहा था। उसका बचपन, उसके संस्कार, उसका आक्रोश, उसकी करुणा, सब मिलकर उसके भीतर एक ऐसा बीज बो रहे थे जो आगे चलकर करोड़ों भारतीयों के जीवन को छूने वाला था। वह बालक जिसका नाम था केशव बलिराम हेडगेवार। एपिसोड 1 में आपने उस युग को देखा। अब एपिसोड 2 में आप उस मनुष्य को देखेंगे जो उस युग से प्रभावित भी था और उसे बदलने के लिए बेचैन भी। आप जानेंगे कैसे एक साधारण से घर का यह बच्चा अपने परिवार की पीड़ा, ब्रिटिश शासन की अन्यायपूर्ण नीतियों, प्लेग और गरीबी की त्रासदी और समाज की टूटी हुई एकता को गहराई से महसूस करता है। कैसे कोलकाता की क्रांतिकारी भूमि में उसके विचार में पहली बार तीखापन आता है, और कैसे एक क्षण आता है जब वह यह निर्णय लेता है कि भारत को सिर्फ राजनीतिक आंदोलन नहीं चाहिए, भारत को चरित्र निर्माण का एक महायज्ञ चाहिए। आज के इस एपिसोड में हम उसी यात्रा को खोजेंगे। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का बचपन, उनका संघर्ष, उनका क्रांतिकारी दौर और वह क्षण जब उनके भीतर आरएसएस का विचार जन्म लेता है। यह सिर्फ एक जीवन की कहानी नहीं, यह उस विचार की कहानी है जो आगे चलकर भारत के सामाजिक इतिहास की दिशा बदलने वाला था। 1889 का नागपुर आज के शहरी नक्शे से बहुत अलग था। न तो लंबी चौड़ी सड़कें थीं, न व्यवस्थित चौक, न ही तेजी से दौड़ती गाड़ियां। उस समय यह एक शहर था जो 3 अलग अलग शक्तियों का संगम था। पुरानी हिंदू सामाजिक संरचना, मुस्लिम व्यापारिक प्रभाव और ऊपर से थोपे गए अंग्रेजी शासन का दमन। गलियों में हलचल थी, पर वह जीवन की सरल लय थी। लोग धार्मिक अनुष्ठानों, खेत बाजार और सामाजिक मेलजोल में व्यस्त रहते थे। पर इसी वातावरण में एक और धारा बह रही थी, असंतोष, डर और धीरे धीरे उभर रहे राष्ट्रवाद की धड़कन। नागपुर में ब्रिटिश छावनी का प्रभाव गहरा था। सड़कों पर अंग्रेज अधिकारियों की आवाजाही, रेलवे के विस्तार के चलते बढ़ती गतिविधियां और मिशनरी स्कूलों का फैलाव, ये सब मिलकर भारतीयों को एक नियंत्रित समाज में बदलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन शहर के सामान्य लोगों के बीच असंतोष सुलग रहा था। अंग्रेजों के कानून, उनकी कठोर नीतियां और समानता की कमी हर भारतीय को यह याद दिला देती थी कि वह अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक है। उसी शहर में 1 अप्रैल 1889 को एक बालक जन्म लेता है, केशव बलिराम हेडगेवार। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बच्चा भविष्य में भारत की सामाजिक चेतना को नई दिशा देगा। पर उसके जन्म का वातावरण, एक ऐसा शहर जो दिखने में शांत था पर भीतर से अशांत, उसके मन को बुनियाद आकार देने लगा था। नागपुर में फैली यह दोहरी वास्तविकता, परंपरा और दमन आने वाले वर्षों में केशव के विचारों को गहराई से प्रभावित करेगी। केशव का जन्म एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता बलिराम पंत हेडगेवार संस्कृत के विद्वान थे और पुरोहिताई का कार्य करते थे। घर छोटा था, संसाधन सीमित थे, पर वातावरण में ज्ञान, धर्म, अनुशासन और सत्यनिष्ठा थी। परिवार में धार्मिक अनुष्ठान नियमित थे, मंत्रोच्चार, यज्ञ और शास्त्र वाचन अक्सर होते थे। इन सबका प्रभाव एक छोटे बच्चे पर गहरा पड़ता है। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, पर आत्मसम्मान बहुत ऊंचा था। बच्चों को सिखाया जाता था, देनदार मत बनो, परिश्रम से जियो और सत्य का पालन करो।
ये मूल्य हेडगेवार के भीतर इतनी गहराई से समा गए कि आगे चलकर संघ के संस्कारों का आधार बन गए। हेडगेवार का बचपन विलासिता से दूर था। खेलकूद कम, जिम्मेदारियां अधिक। माता पिता का स्वास्थ्य हमेशा चिंता का विषय रहा। घर में सरल भोजन, साधारण वस्त्र और सीमित साधन, पर भक्ति और देशप्रेम की समृद्धि बहुत। परिवार में पौराणिक कथाएं और वीरगाथाएं सुनाई जाती थीं। शिवाजी की कहानियां, भीम की शक्ति, कृष्ण का धैर्य, राम की मर्यादा। यही कहानियां एक छोटे बालक के मन में न्याय, साहस और कर्तव्य की भावना जगाने लगीं। इस घर की हवा में संस्कृति थी, पर कठोरता भी। प्यार था, पर अनुशासन भी। और यही मिश्रण बनाता है ऐसा व्यक्तित्व जो भविष्य में लाखों लोगों के लिए अनुकरणीय बनता है। स्कॉट हाई स्कूल के दिनों में ही हेडगेवार का व्यक्तित्व सबसे अलग दिखने लगा था। अन्य बच्चे जहां अंग्रेजी अधिकारियों से डरते थे, वहीं केशव में एक अनकही निर्भीकता थी। वे सिर्फ पढ़ाई नहीं करते थे, वे देखते थे, समझते थे और प्रश्न पूछते थे। सबसे प्रसिद्ध प्रसंग, स्कूल की प्रार्थना में गॉड सेव द किंग बोलने से उनका इनकार। यह कोई छोटा कदम नहीं था। उस समय अंग्रेजी शासन में ऐसा विरोध राजद्रोह माना जाता था। टीचर, केशव तुम क्यों नहीं बोल रहे? केशव शांत स्वर में, क्योंकि यह मेरा राजा नहीं है। मेरा राजा मेरे देश का होना चाहिए। यह संक्षिप्त वाक्य था, उनके स्वभाव की घोषणा। उनके लिए देशभक्ति कोई भावनात्मक अभिव्यक्ति नहीं थी, यह सोच थी, तर्क था और साहस का अभ्यास था। इस घटना के बाद स्कूल में बातचीत फैल गई, वह दुबला-पतला लड़का, वह ब्राह्मण बच्चा बहुत बड़ा विद्रोही बनेगा। कुछ शिक्षक नाराज हुए, पर अनेक विद्यार्थियों ने उसे प्रेरणा की तरह देखा। यह वह उम्र थी जहां बच्चे सामान्यतः खेल और शरारत में मगन रहते हैं। पर हेडगेवार भविष्य की दिशा में सोच रहे थे, किसके सामने झुकना है और किसके सामने नहीं। उनका यह पहला विद्रोह संकेत था, यह बालक केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि इतिहास की दिशा बदलने का प्रयास करेगा। उन्हीं वर्षों में नागपुर एक भयंकर प्लेग महामारी से गुजरा। ब्रिटिश सरकार ने बीमारी रोकने के नाम पर कड़े नियम लागू किए। भारतीय घरों में बिना अनुमति प्रवेश, महिलाओं के पर्दे की अनदेखी और लोगों की निजता का उल्लंघन। इन कार्रवाइयों ने समाज में गहरी टीस पैदा की। एक बार अंग्रेज निरीक्षकों ने हेडगेवार के घर में भी जबरन प्रवेश करने की कोशिश की। बालक केशव ने क्रोध से कहा, क्या यहाँ रहने वाले मनुष्य नहीं हैं? क्या हमारे घरों को कोई सम्मान नहीं? यह दृश्य उनके मन में गहरी छाप छोड़ गया। उन्हें एहसास हुआ कि समस्या सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, यह आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की लूट थी। इसी दौरान घर की आर्थिक स्थिति और बिगड़ी। भोजन कम होने लगा। कई दिनों तक साधारण भात और दाल पर गुजारा होता। छोटे भाई बहन अक्सर बीमार पड़ते। घर में कोई भी दिन बिना चिंता के नहीं गुजरता था। पर संघर्ष में भी एक बात स्थिर थी, संस्कार और साहस। हेडगेवार ने देखा कि कैसे लोग बीमारी से लड़ रहे हैं, कैसे परिवार अपने बुजुर्गों और बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि समाज में अद्भुत शक्ति है, बस उसे जागृत करने वाला कोई चाहिए। यही विचार धीरे धीरे उनके भीतर आकार लेने लगा। भारत की शक्ति उसके लोग हैं। अगर ये लोग संगठित हो जाए तो कोई सत्ता उन्हें दबा नहीं सकती। बचपन की यह तपस्या उनके चरित्र को इस्पात बना रही थी। 1905 बंग भंग। पूरे देश में असंतोष की आग भड़क उठी। लोकमान्य तिलक, अरविंदो और बंगाल के क्रांतिकारियों की आवाजें नागपुर तक पहुंचने लगीं। किशोर हेडगेवार के ऊपर इस आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने विदेशी कपड़ों के बहिष्कार में हिस्सा लिया।
कई छोटे समूहों में युवाओं को संगठित करने लगे, एक तरह की मिनी शाखाएं जिन्हें वे उस समय मित्र मंडली कहते थे। वे स्वदेशी पर भाषण देते, लोगों को जागरूक करते और ब्रिटिश शासन की अन्यायपूर्ण नीतियों पर खुलकर बात करते। यह सब एक 14-15 वर्षीय युवक के लिए असाधारण था। उन्हें एहसास होने लगा था, भारत की लड़ाई केवल नेताओं की लड़ाई नहीं, यह हर भारतीय की व्यक्तिगत यात्रा होनी चाहिए। उनका दिमाग अब केवल गुस्से से नहीं बल्कि कंस्ट्रक्टिव सोच से भर रहा था। क्या समाज को संगठित किया जा सकता है? क्या युवाओं को अनुशासन सिखाया जा सकता है? क्या देश की लड़ाई को केंद्र में नहीं, जड़ों में लड़ा जाना चाहिए? इन्हीं प्रश्नों ने हेडगेवार को जीवन की उस दिशा में धकेला जहां से आगे उनका पूरा व्यक्तित्व परिभाषित हुआ। हेडगेवार के बचपन में सबसे गहरा आघात माता पिता का देहांत। यह घटना उन्हें भावनात्मक रूप से तोड़ सकती थी, पर इसके उलट इसने उन्हें मानसिक रूप से और मजबूत बना दिया। अब घर की जिम्मेदारी उन पर थी। भाई बहनों की पढ़ाई, भोजन और देखभाल सब कुछ स्वयं संभालना पड़ता था। पर वे शिकायत नहीं करते थे। उनका स्वभाव था, कठिनाई आए तो सामना करो, पर किसी पर बोझ मत बनो। इस समय उनके भीतर एक और मूल्य स्थायी हो गया, स्वावलंबन। उन्होंने महसूस किया कि दूसरों पर निर्भर समाज कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसलिए वे छोटे काम करके पैसे जुटाते, रात को पढ़ाई करते और दिन में सामाजिक कार्यों में हाथ बंटाते। उनकी ऊर्जा असीम थी। उनका व्यक्तित्व धीरे धीरे एक नेता की तरह आकार लेने लगा, जो संघर्ष से भागता नहीं बल्कि संघर्ष को साधन बनाता है। किशोरावस्था के वर्षों में हेडगेवार तेजी से मन और विचार के स्तर पर परिपक्व हो रहे थे। उनके आसपास का वातावरण निरंतर बदल रहा था। ब्रिटिश दमन बढ़ रहा था, राजनीतिक आंदोलनों की गूंज नागपुर तक फैलने लगी थी और देशभक्ति की लहरें युवा मनों को गहराई से प्रभावित कर रही थीं। इस समय भारत में दो समानांतर धाराएं चल रही थीं। एक तरफ उग्र राष्ट्रवाद जिसका नेतृत्व तिलक, बिपिन पाल और अरविंदो जैसे नेता कर रहे थे, और दूसरी तरफ उदारवादी कांग्रेस जो संवैधानिक सुधारों की उम्मीद में अंग्रेजों से कुछ रियायतें पाने में लगी थी। हेडगेवार इन दोनों धाराओं को ध्यान से पढ़ रहे थे। वे अपने उम्र के युवाओं की तरह सिर्फ भावनात्मक उछाल से प्रभावित नहीं होते थे, वे हर आंदोलन का मूल सीखना चाहते थे। कौन सा मार्ग स्थायी परिणाम देगा? कौन सा मार्ग समाज को अंदर से बदल सकता है? वे अखबार पढ़ते, चर्चाओं में भाग लेते और नागपुर में राजनीतिक माहौल की धड़कन को महसूस करते। इस उम्र में उन्होंने एक और गुण विकसित किया, अनुशासन और आत्मसंयम। दीपावली, होली जैसे त्योहारों में जब मित्र मौजमस्ती में रहते, केशव अक्सर सामाजिक कार्यों में लगे मिलते। वे अपने भीतर ऐसी ऊर्जा महसूस कर रहे थे जो उन्हें एक सामान्य जीवन जीने नहीं देती थी। धीरे धीरे यह स्पष्ट हो रहा था, यह युवक केवल देश की समस्याएं समझने वाला नहीं है बल्कि समाधान की दिशा तलाशने वाला है, और यही उन्हें अलग बनाता था। 1907 और 1910 के बीच तिलकवाद भारत के युवाओं में अकल्पनीय तेजी से फैल रहा था। लोकमान्य तिलक केवल एक नेता नहीं थे, वे राष्ट्रवाद के प्रतीक थे। उनका नारा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि युवाओं की आत्मा का घोष था। हेडगेवार पर तिलक के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। वे तिलक के लेख पढ़ते, उनके भाषणों की प्रतिलिपियां खोजते और स्वराज्य की अवधारणा को समझने की कोशिश करते। तिलक का संदेश स्पष्ट था, राष्ट्र तभी जागता है जब समाज जागता है। तिलक ने दो कार्य किए, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव द्वारा समाज को जोड़ना और युवाओं को संघर्ष और संगठन का मार्ग दिखाना। हेडगेवार समझ गए कि धर्म सांस्कृतिक परंपराएं केवल पूजा के लिए नहीं, वे समाज को एक सूत्र में बांधने का माध्यम भी बन सकती हैं। उनके भीतर यह सोच विकसित हुई, यदि आम लोगों के बीच राष्ट्र भावना जगाई जाए
तो कोई सत्ता भारत को लंबे समय तक दबा नहीं सकती। तिलक के दमन, गिरफ्तारी और संघर्ष ने हेडगेवार के मन में यह दृढ़ विश्वास पैदा किया कि राष्ट्र निर्माण केवल राजनीतिक चर्चा से नहीं, बल्कि चरित्र, साहस और संगठन से होता है। यह विचार भविष्य में संघ के मूल सिद्धांतों में ढलने वाला था। 1905 के बंगभंग से उठी स्वदेशी की लहर नागपुर में भी पहुंची। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, ब्रिटिश माल का बहिष्कार हुआ और भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। यह आंदोलन केवल आर्थिक नहीं था, यह आत्मसम्मान का आंदोलन था। किशोर हेडगेवार इस आंदोलन से गहराई से प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि विदेशी शासन केवल हथियारों से नहीं, बल्कि भारतीयों की मानसिकता पर भी शासन करता है। यदि भारतीय अपनी ही वस्तुओं, संस्कृति और प्रतिभा पर विश्वास करें, तो स्वतंत्रता केवल समय का विषय रह जाएगी। वे स्वदेशी प्रचार समितियों से जुड़े। कई बार उन्होंने मित्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक किया। विदेशी कपड़ा पहनना केवल फैशन नहीं है, यह दास्तां को स्वीकार करना है। हेडगेवार के लिए यह पहला बड़ा अवसर था जहां उन्होंने संगठनों में काम करना सीखा। वे नोटिस करते थे कि कैसे एक आंदोलन तभी बढ़ता है जब उसमें स्पष्ट लक्ष्य हो, जुड़े रहने का तरीका हो और युवाओं की ऊर्जा सही दिशा में लगे। और यहीं पहली बार उन्होंने महसूस किया, भारत को सिर्फ आंदोलन नहीं, स्थायी संगठनों की जरूरत है। ऐसे संगठन जो जनता को हर समय तैयार रख सकें, सिर्फ संकट के समय नहीं। यह समझ भविष्य में संघ के संगठन मॉडल की नींव बनी। नागपुर उस समय केवल राजनीतिक तनाव का केंद्र नहीं था, सामाजिक जटिलताएं भी गहराई से मौजूद थीं। जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता, हिंदू मुस्लिम तनाव और समुदायों के बीच बढ़ती दूरी, ये सब समाज को भीतर से कमजोर कर रहे थे। हेडगेवार अक्सर देखते कि किस प्रकार हिंदू समाज स्वयं बिखरा हुआ है। एक तरफ अत्यधिक जातिगत नियम, दूसरी तरफ सामाजिक असमानताएं और तीसरी तरफ बढ़ता आपसी अविश्वास। उन्होंने महसूस किया कि राजनीतिक आंदोलन यदि सफल भी हो जाए, तो भी एक विखंडित समाज राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकता। उनकी सोच विकसित होने लगी, जब तक हिंदू समाज संगठित, अनुशासित और एकात्म न बने, भारत की स्वतंत्रता अधूरी ही रहेगी। उन्होंने मुसलमान समुदाय के बीच भी सामाजिक गतिविधियों का अवलोकन किया। उन्हें समझ आया कि मुसलमानों में धार्मिक एकता, रस्मों का मजबूत ढांचा और समुदाय आधारित जीवन शैली है, जबकि हिंदू समाज अनेक छोटी छोटी पहचानों में बंट गया है। हेडगेवार ने यह समस्या केवल शिकायत के रूप में नहीं देखी, उन्होंने इसे समाज निर्माण का प्रश्न माना। वे सोचने लगे, क्या ऐसा कोई माध्यम है जो हिंदुओं को एकता, अनुशासन और आत्मसम्मान से जोड़ सके? ऐसा माध्यम जो जाति से ऊपर हो, संप्रदाय से ऊपर हो और केवल राष्ट्रधर्म पर आधारित हो। यहीं से उनकी सामाजिक दृष्टि में गहराई आई। किशोर से युवा बनने की प्रक्रिया में हेडगेवार के भीतर नेतृत्व के स्पष्ट संकेत दिखाई देने लगे थे। वे किसी बड़े मंच के नेता नहीं थे, परंतु छोटी छोटी मित्र मंडलियां बनाकर सामाजिक चर्चा और विचार विमर्श कराया करते थे। ये मंडलियां उस दौर के युवाओं के लिए एक अनौपचारिक प्रशिक्षण की तरह थीं। वे अपने साथियों को केवल भाषण नहीं देते थे, वे उन्हें सोचने पर मजबूर करते थे। हमारी कमजोरी क्या है? हमारा समाज क्यों इतना बिखरा है? हमारे भीतर राष्ट्र भावना क्यों कमजोर है? धीरे धीरे यह मित्र मंडली एक अनौपचारिक संगठन जैसा रूप लेने लगी। यहीं हेडगेवार ने पहली बार महसूस किया कि लोग नेतृत्व की भूख रखते हैं, पर मार्गदर्शन की कमी है। वे अपने साथियों के व्यवहार, उनकी कमजोरियों और उनकी ताकतों को बारीकी से देखते थे। किसी में अनुशासन की कमी है, किसी में दृढ़ता नहीं, किसी में नियमितता नहीं, और वे हर मित्र को व्यक्तिगत प्रेरणा देकर बदलने की कोशिश करते। उनका तरीका कठोर नहीं था, वह मित्रतापूर्ण अनुशासन का तरीका था, जो आगे चलकर संघ की शाखाओं की शैली बना।
यही समय था जब नागपुर में लोग कहना शुरू कर चुके थे, यह लड़का केवल पढ़ने वाला नहीं, यह मार्गदर्शन देने वाला है। युवावस्था में हेडगेवार का चरित्र 3 गुणों से चमकने लगा: आत्मानुशासन, संयम और राष्ट्रभाव। उनकी दिनचर्या सामान्य युवाओं जैसी नहीं थी। वे रात देर तक पढ़ते, राजनीति, इतिहास, धार्मिक ग्रंथ और राष्ट्रवादी साहित्य। सुबह जल्दी उठते, व्यायाम करते और दिन भर सामाजिक कार्यों में लगे रहते। उन्होंने स्वयं पर कई कठोर नियम लागू किए थे: झूठ नहीं बोलना, अनावश्यक खर्च नहीं करना, समय का दुरुपयोग नहीं करना, नियमित अभ्यास और व्यायाम, और सबसे महत्वपूर्ण, देशहित को हर व्यक्तिगत सुविधा से ऊपर रखना। उनकी यह अनुशासित जीवन शैली उनके मित्रों को गहराई से प्रभावित करती थी। कई युवा केवल उनकी निष्ठा और चरित्र से प्रेरित होकर उनके साथ जुड़ने लगे। इस समय उनके भीतर एक विचार और मजबूत हो चुका था: भारत का पुनर्जागरण केवल पढ़े लिखे नेताओं से नहीं होगा, यह उन लोगों से होगा जो अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत करें। उनका जीवन स्वयं एक संदेश बनता जा रहा था: सरलता, स्पष्टता और राष्ट्रचिंतन। और यही आंतरिक साधना उन्हें अगले चरण, क्रांतिकारी कोलकाता के लिए तैयार कर रही थी। 1910 के दशक की शुरुआत में जब युवा केशव हेडगेवार कोलकाता पहुंचे, तब यह शहर केवल भारत का सांस्कृतिक केंद्र नहीं था, यह क्रांति की धधकती भट्टी था। नागपुर की शांत और सीमित दुनिया से बाहर कदम रखते ही केशव ने एक बिल्कुल अलग भारत देखा: तेज रफ्तार, गहन राजनीतिक चर्चा और हर मोड़ पर कोई न कोई गतिविधि जो अंग्रेजी शासन के खिलाफ चल रही थी। कोलकाता में रेलवे स्टेशन से कॉलेज तक की पहली यात्रा ही उनके लिए आंख खोल देने वाली थी। ट्रामों की आवाज, अंग्रेज सैनिकों की पैनी निगाहें, बंगाल की भीड़ और हर कोने में उठते हुए वंदे मातरम के स्वर, यह सब एक युवा मन को रोमांचित कर देने वाला था। यहाँ लोग सिर्फ राजनीति पर बात नहीं करते थे, वे राजनीति जीते थे। छात्रावासों में, चाय की दुकानों पर, गलियों में हर जगह राष्ट्रीयता की हवा थी। हेडगेवार ने तुरंत महसूस किया कि यह शहर केवल पढ़ाई का स्थान नहीं होगा। यह शहर उन्हें वह दिखाएगा जो किताबें नहीं दिखा सकती: संगठित संघर्ष, भूमिगत गतिविधियां और क्रांतिकारी मनोविज्ञान। कोलकाता में रहते हुए उन्हें हर दिन एक नई सीख मिलती: कैसे युवा अपना जीवन त्यागने को तैयार हैं, कैसे गुप्त सभाएं चलती हैं, कैसे अंग्रेजी पुलिस हर गतिविधि पर नजर रखती है, और कैसे क्रांतिकारी अपनी पहचान छिपाकर काम करते हैं। यह शहर हेडगेवार के मन में एक स्पष्ट समझ जगाने लगा: यदि भारत को जागना है तो उसकी युवा पीढ़ी को अनुशासित, निडर और संगठित होना होगा। हेडगेवार धीरे धीरे कोलकाता की प्रमुख क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति के संपर्क में आने लगे। यह कोई साधारण संगठन नहीं था, यह उस समय के सबसे प्रभावशाली और संगठित क्रांतिकारी नेटवर्क्स में से एक था। इसके केंद्रों में कठोर अनुशासन, शारीरिक प्रशिक्षण, गोपनीयता और राष्ट्रभक्ति का एक अनोखा मिश्रण था। अनुशीलन समिति के प्रशिक्षण में शामिल होता था आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा का अभ्यास, शारीरिक शक्ति के लिए व्यायाम, मानसिक दृढ़ता के लिए कठिन तप और गुप्त संदेशों, छद्म नामों तथा कोड भाषा का अभ्यास। हेडगेवार इस माहौल से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने पहली बार देखा कि देश की स्वतंत्रता के लिए केवल भाषण नहीं, बल्कि रणनीति, साहस और संगठित ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वे कई बैठकों में शामिल हुए, जहां बंगाल के प्रखर युवा क्रांतिकारी अंग्रेज साम्राज्य को कमजोर करने की योजनाएं बनाते थे। अनुशीलन समिति की सबसे बड़ी विशेषता थी चरित्र निर्माण। यह संगठन केवल हथियार चलाना नहीं सिखाता था, यह सिखाता था कि योद्धा कैसा होना चाहिए: अनुशासित, सजग और राष्ट्र के प्रति पूरी तरह समर्पित।
हेडगेवार ने यह महसूस किया कि यह वही गुण हैं जो किसी भी समाज को मजबूत बनाते हैं। आगे चलकर संघ में दिखाई देने वाली अनुशासन, व्यायाम और संगठन की नींव किसी हद तक यहीं से उनके भीतर गहराई से बैठी। कोलकाता का सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक अनुभव हेडगेवार को मिला अरविंदो घोष के विचारों से। अरविंदो न केवल एक महान दार्शनिक थे, बल्कि क्रांतिकारी आंदोलन के बौद्धिक स्तंभ भी थे। उनके लेख, भाषण और गुप्त सभाओं में व्यक्त विचारों ने हेडगेवार के मन पर गहरी छाप छोड़ी। अरविंदो कहते थे, राष्ट्रभक्ति ईश्वर भक्ति का ही एक रूप है और कर्मयोग वह मार्ग है जिससे मनुष्य राष्ट्र के लिए स्वयं को समर्पित करता है। यह विचार हेडगेवार के लिए क्रांतिकारी था। उन्होंने पहली बार समझा कि राष्ट्र सेवा केवल राजनीति नहीं है, यह आध्यात्मिक साधना भी है। अरविंदो का यह संदेश कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कर्म के माध्यम से राष्ट्र को शक्ति दे सकता है, हेडगेवार के मन में गहराई से बैठ गया। अरविंदो की सोच ने उन्हें 3 महत्वपूर्ण बातों का बोध कराया। व्यक्ति निर्माण ही राष्ट्र निर्माण है। राष्ट्र एक जीवंत इकाई है और समाज उसका शरीर। आंदोलन नहीं, संगठन स्थायी परिवर्तन ला सकता है। इन विचारों ने हेडगेवार को एक बड़े समीकरण की ओर धकेला कि यदि भारत को पुनर्जागरण की दिशा में आगे बढ़ना है तो उसे एक ऐसी संरचना चाहिए जहां व्यक्ति का चरित्र, व्यवहार और मानसिकता राष्ट्रधर्म के अनुरूप ढल सके। यह वैचारिक नींव आगे चलकर आरएसएस की आत्मा बनेगी। कोलकाता में हेडगेवार ने उन युवा क्रांतिकारियों से निकटता से परिचय किया जो अंग्रेज शासन को उखाड़ फेंकने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। इनके जीवन में सुविधा, आराम या भविष्य की कोई कल्पना नहीं थी। उनका एकमात्र लक्ष्य था स्वतंत्रता। हेडगेवार ने देखा कि कैसे ये युवक छिपकर रहते थे, नाम बदलते थे, पुलिस को चकमा देते थे, हथियार जुटाने के नए नए तरीके खोजते थे और हर समय सतर्क रहते थे। इनकी अनुशासनप्रियता ने हेडगेवार को गहराई से प्रभावित किया। वे समझ गए कि स्वतंत्रता की लड़ाई केवल आदर्शों से नहीं जीती जाती, इसके लिए त्याग और संघर्ष का लोहे सा संकल्प चाहिए। उन्होंने यह भी देखा कि कैसे क्रांतिकारी अकेले संघर्ष नहीं करते, उनके छोटे छोटे समूह एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। यह काडर आधारित संगठन का पहला जीवंत अनुभव था। यहाँ उन्होंने एक बात बहुत गहराई से समझी। आंदोलन की सफलता नेताओं से नहीं, काडर की गुणवत्ता से होती है। यह समझ आगे चलकर संघ के व्यक्ति निर्माण मॉडल की बुनियाद बनी। इन क्रांतिकारियों की बहादुरी ने उन्हें प्रेरित किया, पर उनकी एक कमजोरी भी उन्होंने पहचानी। वे संगठित नहीं थे। वे साहसी थे पर बिखरे हुए। वे शक्तिशाली थे पर स्थायी ढांचा नहीं था। हेडगेवार यह सोचने लगे, क्या भारत को एक ऐसा संगठन नहीं चाहिए जहां क्रांतिकारियों का साहस और समाज की व्यापकता दोनों मिल सकें? हेडगेवार को क्रांतिकारियों से प्रेरणा मिली, उनके त्याग और साहस का सम्मान किया, पर उन्होंने जल्दी ही यह समझ लिया कि यह राह स्थायी नहीं है। 3 बड़ी कमजोरियां उन्हें दिखाई दीं। संरचना की कमी, कोई केंद्रीकृत संगठन नहीं, केवल छोटे छोटे गुट। दीर्घकालिक रणनीति का अभाव, योजनाएं तत्कालिक थीं, हमले, विस्फोट, प्रतिशोध पर राष्ट्र निर्माण का व्यापक दृष्टिकोण नहीं। जनसंपर्क का अभाव, जनता दूर थी। क्रांतिकारी आम लोगों के लिए एक रहस्य की तरह थे, दिखाई नहीं देते, समझ में नहीं आते। हेडगेवार की दृष्टि इससे आगे देखने लगी। यदि जनता ही सम्मिलित नहीं होगी तो कोई भी संघर्ष स्थायी परिणाम कैसे देगा? उन्होंने महसूस किया कि भारत को केवल भावनाओं की लहर नहीं चाहिए, उसे एक व्यवस्थित समाज शक्ति की आवश्यकता है। उनके मन में राष्ट्र निर्माण का मॉडल बनने लगा। अनुशासन, चरित्र, सामूहिकता, सांस्कृतिक एकता
और समाज की व्यापक भागीदारी। इसलिए उन्होंने क्रांतिकारी मार्ग को आदरपूर्वक छोड़ा, पर उससे मिली सीख को भीतर संजोकर रखा। आगे चलकर संघ में जो सादगी, गोपनीयता और अनुशासन दिखाई देता है, उसकी जड़ें इसी अनुभव में हैं। कोलकाता में बिताए गए वर्षों ने हेडगेवार को पूरी तरह बदल दिया। वे नागपुर से निकले थे एक साधारण छात्र की तरह, पर लौटे एक विचारवान, दृढ़ और लक्ष्य स्पष्ट राष्ट्र सेवक बनकर। इन वर्षों ने उन्हें 4 निर्णायक सीखें दी। 1. राष्ट्र सेवा एक आध्यात्मिक साधना है। अरविंदो के विचारों ने उन्हें सिखाया कि राष्ट्र केवल राजनीतिक भाषा नहीं, वह एक जीवंत चेतना है। 2. अनुशासन सर्वोपरि है। अनुशीलन समिति ने दिखाया कि देशभक्ति तभी स्थायी है जब उसका आधार अनुशासन हो। 3. काडर निर्माण ही स्थायी परिवर्तन लाता है। क्रांतिकारियों की बहादुरी ने उन्हें यह समझ दी कि भविष्य वही बदलते हैं जो स्वयं को बदलते हैं। 4. समाज की भागीदारी अनिवार्य है। विद्रोह बिना समाज की सहायता के केवल क्षणिक बनकर रह जाता है। कोलकाता छोड़ते समय हेडगेवार के मन में एक ही विचार स्पष्ट था। भारत की स्वतंत्रता केवल राजनीति से नहीं आएगी। इसके लिए व्यक्ति से व्यक्ति, समाज से समाज को जोड़ने वाली एक नई संरचना चाहिए। यही विचार आगे चलकर आरएसएस के स्वरूप में ढलेगा, और वह यात्रा जल्द ही नागपुर में शुरू होने वाली थी।